यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह दावा किया है कि पूरा वर्ल्ड आज के समय में वर्ल्ड वार 3 के मुहाने पे खड़ा है। उन्होंने ये बोला, अगर देखो मैं राष्ट्रपति होता तो कभी यह नहीं होने देता कि हमास इजराइल के ऊपर अटैक करता, रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता, इवन अभी जॉर्डन में जो 3 अमेरिका के सोल्जर्स मारे गए वो भी मैं नहीं होने देता। वो बोलते हैं कि मैंने ईरान के ऊपर जबरदस्त प्रेशर क्रिएट किया था, एक डर पैदा किया था, डेटरेंस क्रिएट की थी, लेकिन आज बाइडेन जो प्रशासन है बहुत कमजोर है, तो वो कहते हैं मुझे फिर से राष्ट्रपति बनाओ। देखो आज एक आर्टिकल है M.K. नारायणन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2024 का जो साल है वो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से भरा हुआ है। चाहे देखो इंडिया के बॉर्डर पे चैलेंज हो, वेस्ट एशिया में बहुत सारी टेंशंस हैं, यूक्रेन रशिया के वार के बीच वार कभी भी और ज़्यादा तेज हो सकता है, इवन इंडो पैसिफिक रीजन में टेंशंस और ज़्यादा बढ़ सकती है, कोरियन पेनिनसुला में टेंशंस हैं। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे कैसे वर्ल्ड वार 3 आ सकता है, 2024 का साल कैसे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से भरा हुआ है। लेकिन उससे पहले कोट देख लीजिए, क्रिस्टोफर वाल्किन का कोट है, अगर देखो आप ये जानते हो ना लोग कितना जल्दी भूल जाते हैं किसी की डेथ के बाद, तो फिर ना ये रियलाइज करने के बाद आप दूसरों को इंप्रेस करना छोड़ दोगे। क्या मतलब है इस कोट का? देखो अक्सर इस जिंदगी में ना हम बहुत सारा ऐसा काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। जैसे कई बार महंगे फ़ोन की आवश्यकता नहीं होती, बहुत महंगे डिजाइनर क्लोथ्स की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम कितने मॉडर्न हैं, देखो हमारा कितना स्टेटस है, कैसा स्टेटस है, बहुत सारे हम ऐसे काम करते हैं सोसाइटी में दूसरों का एडमायर हासिल करने के लिए, दूसरों का एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए। लेकिन राइटर कहते हैं इससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों का जो एडमायर है ना वो 1 सेकंड के लिए होता है, तुरंत लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आप कितनी मेहनत करते रहते हो डिजाइनर क्लोथ्स के लिए। अगर आपने ये रियलाइज कर लिया ना लोग किसी के मरने के बाद कितना जल्दी उसे भूल जाते हैं, तो फिर ना आप दूसरों को इंप्रेस करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि दूसरों को इंप्रेस करने से कोई फायदा नहीं है, दूसरे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है इस कोट के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज हिंदू में कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वो देख लीजिए, सारे आज हिंदू के आर्टिकल्स ही हैं। सबसे पहले देखो ये आर्टिकल है, एक रूलिंग आई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इजराइल से संबंधित। फिर ये वाला आर्टिकल है बीच में जो M.K. नारायणन का, मैं बोल रहा था कि 2024 का साल जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से भरा हुआ है। म्यांमार से संबंधित ये आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, और यहां पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक इंपॉर्टेंट रूलिंग से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था, इजराइल ने अपने आप को सेल्फ डिफेंड करने के लिए यानी टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट हमास के ऊपर अटैक कर दिया गाजा पट्टी में। लेकिन देखो उसके बाद आरोप ये लगता है इजराइल ने ना काफी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर बम गिराए गए, सेफ एरियाज को भी नहीं छोड़ा गया। तो ना इन सब चीजों के अगेंस्ट इजराइल ने ये सब जो किया उसके अगेंस्ट ना साउथ अफ्रीका चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि इजराइल तो भैया जीनोसाइड कर रहा है, इजराइल को रोको, कोई तो रोको। तो साउथ अफ्रीका ये कहते हुए चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो UN की सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी है। तो देखो अब ना इस सिलसिले में चूंकि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के अगेंस्ट केस फाइल किया था, इस सिलसिले में ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक इंपॉर्टेंट रूलिंग आई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला है इजराइल जीनोसाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इजराइल नरसंहार कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो हम बाद में बताएंगे, इसको तय करने में समय लग जाएगा। लेकिन अभी जो इतने सारे लोगों की जानें जा रही हैं, ये देखो एक चिंता की बात है, और इसे रोकने के लिए हम एक इंपॉर्टेंट रूलिंग दे रहे हैं फिलहाल के लिए, यानी इंटरिम वर्डिक्ट आप इसे कह सकते हो। जब तक कि पूरा वर्डिक्ट नहीं आ जाता, फिलहाल के लिए इमीडिएट स्टेप्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा बताए गए हैं। क्या क्या बोला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, मैं आपको डिटेल से बताता हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ साफ ये बोला, देखो 1948 की जीनोसाइड कन्वेंशन के सेक्शन 2 में ना काफी सारे एक्शंस बताए गए हैं। अगर वो एक्शंस होते हैं तो ये जीनोसाइड का संकेत है, ये जीनोसाइड का प्रूफ है। और इजराइल ने हमास के ऊपर हमले में
कई सारे एक्शंस ऐसे लिए हैं जो देखो 1948 की जिनोसाइड कन्वेंशन के सेक्शन 2 के अनुसार जिनोसाइड कहलाते हैं। उन्होंने ये बात सिर्फ शुरुआती तौर पे बोली, उन्होंने बोली ऐसा लगता है, मतलब इजराइल के कुछ एक्शंस पर सवाल उठाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। फिर यह भी कहा कि देखो हमारी जुरिडिक्शन है, हम इस इशू पर फैसला दे सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं कि इजराइल ने जो कुछ किया, जो एक्शंस लिए गाजा पट्टी में, क्या वो जीनोसाइड है या नहीं है। तो ये सबसे पहली बड़ी बात बोली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि ऊपर ऊपर से लगता है देखने में कि कुछ जो एक्शंस इजराइल के द्वारा लिए गए हैं वो जिनोसाइड कन्वेंशन 1948 के दायरे में आते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा सीधा सीधा यह बोला गया इजराइल को कि इजराइल अपनी मिलिट्री को रोके किसी भी प्रकार से जिनोसाइड कंडक्ट करने से, जिनोसाइड कमिट करने से। इजराइल अपनी मिलिट्री को रोके। नेक्स्ट चीज, इजराइल गाजा स्ट्रिप में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करे और बाहर से जो आ रही है उसे जाने दे, रोके ना। समझे? इसके अलावा जब देखो यूएन के फैक्ट फाइंडिंग मिशन आएंगे गाजा स्ट्रिप में जांच के लिए, तो इजराइल उन फैक्ट फाइंडिंग मिशन से सहयोग करे, कोऑपरेट करे और अभी गाजा स्ट्रिप में जितने भी सबूत हैं, एविडेंस हैं, उनको इजराइल संभाल के रखे, उनको डिस्ट्रॉय ना करे। 30 दिनों के अंदर अंदर यह रूलिंग इजराइल को इंप्लीमेंट करनी है। मतलब इजराइल को 30 दिन का टाइम दिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, और 30 दिन बाद इजराइल से फिर से जवाब मांगा जाएगा। तो इस प्रकार से देखो आपने ना बेसिक फैक्ट्स जान लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग से संबंधित। अब थोड़ा हम एनालाइज करते हैं, सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं इस वर्डिक्ट की, इस रूलिंग की। सबसे पहली चीज देखो, 17 जज थे टोटल, 17 में से 15 जजेस ने इस रूलिंग के समर्थन में अपना वोट दिया। इसका मतलब 15 जज ये चाहते थे कि इजराइल जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करे, सबूत सहेज कर रखे, यूएन के फैक्ट फाइंडिंग मिशन से सहयोग करे और अपनी मिलिट्री को रोके जिनोसाइड कमिट करने से। तो इससे ना इजराइल के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा आएगा। वैसे देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो रूलिंग्स होती हैं वो लीगली बाइंडिंग होती हैं, बट दिक्कत ये है इन्फोर्स करवाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। मतलब जो वर्डिक्ट दे दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, उसको इंप्लीमेंट करवाने का कोई प्रोविजन नहीं है। इजराइल के ऊपर देखो अब मोरल प्रेशर तो बढ़ेगा जाहिर तौर पर। कुछ एक्सपर्ट्स देखो ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ना सीज फायर का आदेश नहीं दिया, सीज फायर का आदेश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देना चाहिए था। लेकिन फिर दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं ये तो देखो पहले से एक्सपेक्टेड था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सीज फायर का आदेश नहीं दे सकती थी, क्योंकि सीज फायर का ऑर्डर देना एक प्रकार से इजराइल को रोकने के समान था कि फ्यूचर में भी अगर अटैक हो इजराइल के ऊपर तो इजराइल अपने आप को सेल्फ डिफेंड नहीं कर सकता। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि वो इजराइल के एक्शंस पे सीज फायर लगाने का आदेश देगी। लेकिन देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, इस वर्डिक्ट के आने के बाद इजराइल ने ना गाजा स्ट्रिप में काम कर रही यूएन रिलीफ एजेंसी के कुछ एम्प्लॉइज पे आरोप लगाया कि इन्होंने ना 7 अक्टूबर का इजराइल के ऊपर अटैक करवाने में इस एजेंसी के 7 एम्प्लॉइज ने सहयोग दिया था। बाद में इजराइल के इन गंभीर आरोपों के बाद कुछ देशों ने एड जो है यूएन रिलीफ एजेंसी को सस्पेंड कर दी। मतलब इस एजेंसी को अब मदद नहीं मिलेगी, ये एजेंसी गाजा स्ट्रिप में काम नहीं कर सकेगी बिना फंड्स के। राइटर का व्यू ये है, अगर देखो इजराइल को लगता है कि यूएन रिलीफ एजेंसी के कुछ एम्प्लॉइज कॉम्प्लिसिट थे, उन्होंने साथ दिया 7 अक्टूबर के अटैक में, तो इसकी जांच की जाए और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बंद नहीं होनी चाहिए गाजा के लोगों को, क्योंकि देखो जब से इजराइल ने अटैक किया है ना गाजा के ऊपर 12 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। वहां पे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से नष्ट हो चुका है, हेल्थ फैसिलिटीज चरमरा गई हैं, लोगों को बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल पा रही हैं जैसे पीने का पानी इत्यादि। एक पॉइंट मैं आपको यहां पे और बताता हूं, देखो जीनोसाइड का मतलब पता क्या होता है? जीनोसाइड में यह चीज आती है कि ना किसी
एथनिक ग्रुप को, रिलीजियस ग्रुप को या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप को पूरी तरह से खत्म करना, पार्शली खत्म करना, ये सब चीजें तो आती ही हैं। मतलब ये तो सीधा सीधा जिनोसाइड का मतलब है भाई, किसी भी लिंग्विस्टिक या फिर माइनॉरिटी ग्रुप या फिर एथनिक ग्रुप को खत्म करना पूरी तरह से या फिर पार्शली। लेकिन एक और चीज जिनोसाइड कन्वेंशन में शामिल है, जिनोसाइड की कंडीशन डेफिनेशन में, ऐसी कंडीशंस पैदा करना कि जहां पे ना फर्दर लाइफ संभव ना हो, जैसे फर्दर चाइल्ड बर्थ को रोकना। अब कुछ लोग ना इसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ना इजराइल ने ऐसी कंडीशंस पैदा कर दी है गाजा में कि वहां पे अब है नहीं सिस्टम, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, कुछ समय के लिए लोग बच्चा पैदा करने से भी कतराएंगे। तो ये एक प्रकार से जिनोसाइड है। जिनोसाइड में यही चीज आती है कि फिजिकली वो जो ग्रुप है आगे ना बढ़े, चाहे वो एथनिक ग्रुप हो या फिर रिलीजियस ग्रुप हो, कुछ भी हो, वो ग्रुप फर्दर एक्सपेंड ना हो, संख्या उस ग्रुप की फर्दर ना बढ़े, ये इंश्योर करना डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो इजराइल ने ऐसी कंडीशंस पैदा कर दी है गाजा स्ट्रिप में कि वहां पर अब ये पॉसिबल नहीं है कुछ समय के लिए तो लोग फर्दर बच्चे पैदा करें या फिर पॉपुलेशन इंक्रीज करें। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के कुछ पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स को भी आधार बनाया। जैसे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बात बोली थी, कंप्लीट गाजा पे कब्जा कर लो। इसके अलावा उन्होंने सोल्जर्स को एक बात बोली थी कि आपका जो मुकाबला है वो ह्यूमन एनिमल्स से है, ह्यूमन से नहीं है, वो एनिमल्स हैं ह्यूमंस की फॉर्म में। लास्ट में राइटर ये कहते हैं, देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग को इंप्लीमेंट करने का कोई प्रोविजन नहीं है, तो अब ना ये विभिन्न देशों की ड्यूटी बनती है कि इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला जाए और प्रेशर डाल के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो रूलिंग आई है, रूलिंग के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करवाया जाए इजराइल के ऊपर प्रेशर डाल के। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम एंड मनरेगा से संबंधित है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहले क्या होता था, जब भी कोई वर्कर मनरेगा के तहत काम करता ना, तो उसके बाद वो अपनी डिटेल्स देता, जैसे मेरा नाम ये है, बैंक अकाउंट नंबर ये है, और जहां पे मेरा अकाउंट है वहां का IFSC कोड ये है। तो उसके बाद जितने दिन मनरेगा वर्कर ने काम किया है उसी हिसाब से उसके अकाउंट में पैसा आ जाता। लेकिन ना सरकार एक आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लेके आई, यानी ABPS। सरकार का कहना है डुप्लीकेट मनरेगा के जो जॉब कार्ड्स है ना, उसको रोकने के लिए ये नया सिस्टम काफी ज्यादा कारगर साबित होगा, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। वैसे तो सरकार ये पिछले साल ले आई थी, लेकिन थोड़ा विरोध हुआ तो सरकार ने काफी बार एक्सटेंशन दिया और अब फाइनली 1 जनवरी से सरकार ने इस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो देखो मनरेगा का जो जॉब कार्ड है ना, उसकी मैपिंग होती है आधार नंबर के साथ में। फॉर एग्जाम्पल कोई मनरेगा वर्कर है महेश के मनरेगा कार्ड को मैप किया जाएगा महेश के आधार कार्ड नंबर से। उसके बाद महेश का जो बैंक अकाउंट है ना, उसमें महेश का आधार कार्ड रजिस्टर होना चाहिए। अगर महेश के देखो 2-3 बैंक अकाउंट्स हैं, तो सबसे लेटेस्ट बैंक अकाउंट जहां पे आधार कार्ड को रजिस्टर किया गया है उस बैंक अकाउंट को कंसीडर किया जाएगा। और सबसे लास्ट में मैपिंग होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। सरकार का कहना है यह आधार बेस्ड सिस्टम काफी फुल प्रूफ है। प्रॉपर आधार बायोमेट्रिक के वेरिफिकेशन के बाद ही पेमेंट रिलीज की जाती है मनरेगा वर्कर को, तो इसमें डुप्लीकेशन का कोई चांस नहीं है। फर्जी ढंग से इस प्रकार से लिखवा दिया गया कि इन वर्कर्स ने काम किया है और उनके रेगुलर खाते में पैसा आता रहे, यह सब अब नहीं चलेगा। प्रॉपर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा रिलीज किया जाएगा। तो इसलिए लीकेज जो है, करप्शन जो है वो कम होगा, ये सरकार का कहना है। इसी वजह से हम ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लेकर आए हैं। लेकिन देखो राइटर के कुछ अलग कंसर्न्स हैं। राइटर कहते हैं देखो पहले वाला सिस्टम था ना, ये अकाउंट बेस्ड पेमेंट, ये बिल्कुल सिंपल था। वर्कर अपनी डिटेल्स देता, नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, तुरंत पैसा आ जाता वर्कर्स के खाते में। अगर कोई दिक्कत भी आती तो उसे आसानी से रेक्टिफाई करवा लिया जाता। बट इस नए सिस्टम में ना इतनी सारी दिक्कतें हैं। अगर किसी
वर्कर को थोड़ी सी भी दिक्कत फेस हुई ना किसी भी स्टेप में, फॉर एग्जांपल उसका मनरेगा कार्ड मैप नहीं है आधार कार्ड से, या फिर बैंक अकाउंट में आधार कार्ड नंबर रजिस्टर नहीं है, या फिर मैपिंग नहीं हुई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन से, तो ना वर्कर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी चीज़ें रेक्टिफाई करवाने में, और वर्कर्स को अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा दिन तक उसका पैसा डिले हो जाएगा, उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। ये सारी दिक्कतें हैं। राइटर ये भी कहते हैं, देखो सरकार का ये कहना कि हम डुप्लीकेशन रोक देंगे, पहली तो बात हम भी ये मानते हैं डुप्लीकेशन रुकेगा, लेकिन कितना रुकेगा? सरकार एक रिपोर्ट का हवाला दे रही है लिबटेक। सरकार कहती है कि लिबटेक रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत डुप्लीकेशन इससे रुकेगा, लेकिन देखो लिबटेक ने नंबर भी दिया है। लिबटेक ने जो नंबर दिया है ना, वो दिया है 3% का। अब देखो 3% का नंबर ये बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। ये बात सच है कि करप्शन देखो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बट इस 3% के नंबर को रोकने के लिए न जाने कितने वर्कर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, जिनको काम नहीं मिलेगा, जिनको समय पे पेमेंट नहीं मिलेगी, जिनका घर का चूल्हा नहीं जलेगा। ये सब बातें सरकार कंसीडर नहीं कर रही है। इवन लिबटेक रिपोर्ट भी ये कहती है हमारी रिपोर्ट को सरकार ने गलत ढंग से इंटरप्रेट किया है। यहां पे देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री मिस रिप्रेजेंट्स द फाइंडिंग ऑफ पेपर, मतलब लिबटेक पेपर में जो फैक्ट्स है ना उसको मिनिस्ट्री ने मिस रिप्रेजेंट किया। इसके बाद राइटर कुछ क्लेम्स ऐसे भी करते हैं कि देखो ऑफिशियल्स के ऊपर ना प्रेशर है कि वो जानबूझ के जॉब कार्ड्स को डिलीट करें, जिनके साथ में आधार सीडिंग नहीं हुई है उन जॉब कार्ड्स को डिलीट किया जा रहा है बहुत तेजी से। इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारे जो जेन्युइन जॉब कार्ड्स हैं ना वो भी डिलीट हो रहे हैं डुप्लीकेशन की आड़ में। लेकिन देखो अब ऐसे वर्कर्स को काम नहीं मिलेगा। तो एक फेमस कहावत है ना कि देखो 10 दोषी छूट जाएं बट एक निर्दोष पर्सन को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये प्रिंसिपल है जस्टिस का। तो ना ये चीज यहां पे भी एप्लीकेबल होती है कि ना निर्दोष लोग जो वास्तव में बहुत डिजर्व करते हैं, बेनिफिशियरी है, जिनका घर ही इसी से चलता है मनरेगा से, वो नहीं छूटने चाहिए। बेशक 2-3 को ज्यादा पैसा मिल जाए, उन्होंने करप्शन कर लिया, नहीं करना चाहिए, मतलब सरकार का काम है उसे रोकना, बट ऐसा ना हो कि जो बहुत ज्यादा डिजर्विंग है, बहुत ज्यादा जिनको जरूरत है उनको निकाल दिया जाए, उनका मनरेगा कार्ड कैंसिल कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो आईआर का है, M.K. नारायणन का। जीएस पेपर 2 में आईआर से आप इसको रिलेट कर सकते हो। M.K. नारायणन ये बोलते हैं 2024 का जो साल है ये देखो शुरुआत से ही काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस लेकर आया है। जैसे सबसे पहले यूक्रेन कन्फ्लिक्ट डिस्कस किया जाता है। वैसे देखो यूक्रेन में जो कन्फ्लिक्ट है ना ऐसा लगता है जैसे थमसा गया है, बट देखो राइटर का ये मानना है किसी भी वक्त दोनों में से कोई भी साइड, या तो रशिया या फिर यूक्रेन, अपने फेवर में युद्ध को खत्म करवाने के लिए एकदम से ना एस्केलेशन कर सकता है। एस्केलेशन का मतलब ये है एकदम से और ज़्यादा इंटेंसिव हो सकता है। कई सारे ऐसे हथियार हैं यूक्रेन के पास भी और रशिया के पास भी, काफ़ी भयंकर हथियार जो इन्होंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं इस युद्ध में। रशिया के पास तो देखो न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। देखो अगर आउटकम की बात करें, यूक्रेन को आपको पता है नाटो सपोर्ट कर रहा है, तो किसी भी प्रकार से नाटो नहीं चाहेगा कि यूक्रेन इस युद्ध को हारे, क्योंकि यूक्रेन इस युद्ध को हार गया तो नाटो के जो मेंबर कंट्रीज है ना उनका भी विश्वास नाटो के ऊपर से उठ सा जाएगा कि यार ये नाटो जब यूक्रेन को नहीं बचा सका, क्या भरोसा कल को हमारे खिलाफ अगर युद्ध स्टार्ट कर दिया रशिया ने तो नाटो हमारी हेल्प के लिए आएगा। तो नाटो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंश्योर करना यूक्रेन इस युद्ध को जीते। और रशिया अगर देखो इस युद्ध को हारता है तो रशिया तो पूरे वर्ल्ड में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। रशिया अपने आप को असर्ट करता है, हम बड़ी पावर हैं। पुतिन ये बात करते हैं यूएसएसआर की खोई ग्लोरी हम फिर से हासिल करेंगे, लेकिन आप हार गए यूक्रेन से। तो दोनों के लिए ना हार तो बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल थमसा गया है युद्ध। कब एस्केलेशन हो जाए, कब एकदम से फिर से युद्ध बढ़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब वेस्ट एशिया की बात करते हैं। वेस्ट एशिया में तो देखो सिचुएशन बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आपको पता है। रेड सी में
ईरान हौदी रिबल्स को एंकरेज कर रहा है कि आप शिप्स पे अटैक कीजिए। अब कल परसों की बात है, एक शिप जो मार्शल आइलैंड्स का फ्लैग कैरी कर रहा था, उसमें बहुत सारे इंडियन सवार थे, उस पर भी मिसाइल से अटैक किया गया हाउथीज के द्वारा। तो हाउथीज के अटैक को रोकने के लिए यूएस ने एक अलायंस बनाया, लेकिन अभी भी हाउथीज देखो अटैक तो कर रहे हैं शिप्स पे। हाउथीज के जो ठिकाने हैं यमन में, उन पर भी यूएस के द्वारा स्ट्राइक्स किए गए, बट अभी तक हाउथीज को रोक पाने में यूएस असफल साबित हुआ है। दूसरा देखो, एकदम से ईरान ने इराक और पाकिस्तान के अंदर मौजूद टेरर कैंप्स के ऊपर स्ट्राइक कर दिए। बाद में पाकिस्तान ने भी ईरान के अंदर ये बोलते हुए स्ट्राइक्स कर दिए कि हम भी टेरर कैंप्स के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो एकदम से कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया ईरान और पाकिस्तान के बीच में। इवन देखो, यूएस की डिप्लोमेसी ज़्यादा काम नहीं आ पाई है इजराइल और हमास के बीच में युद्ध को मैनेज करने में, या फिर वेस्ट एशिया में टेंशंस को कम करने में। अभी आज की ये सुबह की खबर है कि ना जॉर्डन में 3 यूएस के सोल्जर्स मारे गए, जिसको लेके यूएस ने आरोप लगाया है ईरान के ऊपर कि ईरान अपने प्रोक्सी ग्रुप्स के थ्रू हमारे सोल्जर्स को मरवा रहा है। तो मतलब वो वेस्ट एशिया बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। फिर इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन देखो रिलेटिवली शांत है, बट यहां भी आप सिचुएशन देखिए। ताइवान में अभी हाल ही में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और प्रो ताइवान जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जीत के आई है, जबकि चाइना ये इंश्योर करना चाहता है कि हम ताइवान को कैसे भी करके चाइना के अंदर मिला लें। बट ताइवान की जनता ये नहीं चाहती। ताइवान की जनता डेमोक्रेसी चाहती है, वो चाइना के अंदर शामिल नहीं होना चाहते। और ताइवान के इलेक्शन रिजल्ट को देखकर देखो, दूसरे देश फॉर एग्जांपल फिलीपींस भी अब एग्रेसिवली एंटी चाइना स्टैंड ले सकता है। ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों को यूएसए जहां सपोर्ट कर रहा है, देखो पता नहीं कब किसी चाइना के एक्शन को लेके एंड इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए और चाइना आमने सामने आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। टेंशंस देखो हैं, टेंशंस देखो इस चीज को लेके भी है। कोरियन पेनिनसुला में नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी कि हम इस साल अटैक कर सकते हैं साउथ कोरिया के ऊपर, समझे। अब इंडिया की बात करते हैं। आप इंडिया के आस पड़ोस में देखिए, देखो जिस प्रकार से इंडिया वेस्टर्न लेड ग्रुप में शामिल हो रहा है, जाहिर तौर पे ये बात चाइना को अच्छी नहीं लग रही है। तो चाइना देखो इंडिया को डराने के लिए, धमकाने के लिए बॉर्डर पर और ज्यादा टेंशंस क्रिएट कर सकता है इंडिया को रोकने के लिए। इंडिया की नेबरहुड डिप्लोमेसी की बात करें, मालदीव के साथ हमने देखा कि इस प्रकार से रिलेशन खराब हो गए, लेकिन राइटर तारीफ करते हैं सरकार के स्टैंड की कि वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इंडिया ने नहीं अपनाई मालदीव के संदर्भ में और रैशनल डिसीजन सरकार ले रही है। भूटान का जिक्र करते हैं राइटर कि देखो भूटान को चाइना अपनी साइड मिलाने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली। तो इस साल ना इंडिया को भूटान पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, भूटान, ताकि चाइना के ग्रुप में ना शामिल हो जाए। जैसे देखो मालदीव ने किया, वैसा भूटान ना कर ले, क्योंकि भूटान के इंडिया के साथ देखो स्पेशल दोस्ती है। नेक्स्ट फिर बात की जाती है इंडिया में, देखो इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में आपको पता है धर्म से रिलेटेड इश्यूज काफ़ी उभर के आते हैं। इलेक्शन स्पीचेस में कम्युनलिज्म बढ़ता है, ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। फिर मणिपुर की बात की जाती है। मणिपुर में देखो बहुत ज़्यादा टेंशंस है, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशंस दो कम्युनिटीज़ के बीच में हमारे देश में मतलब इतने लंबे समय तक कम देखने को मिली है जितना देखो मणिपुर में अभी मेतेई और कुकी के बीच में टेंशंस हैं। तो सरकार ना इस चीज़ को कॉम्प्लेसेंट नहीं ले सकती कि हाँ नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी इंप्रूव हो गई या फिर नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो गई। कब कोई प्रॉब्लम फिर से इमर्ज होके आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार को हमेशा सर्विलियंस रखने की आवश्यकता है। जैसे उल्फा की बात है, उल्फा का एक धड़ा अभी भी सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहता असम में। नक्सलिज्म भी अपने पांव फिर से पसार ले, ये भी मुमकिन है, क्योंकि देखो पास्ट में ऐसा हुआ है, नक्सलिज्म बाउंस बैक करता है जब भी सरकार ने थोड़ी भी ढिलाई बरती है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए। कुल मिला के देखो 2024 का जो साल है ना चुनौतियों भरा है, ऐसा राइटर बोलते हैं। फिर कुछ और बातें भी बोलते हैं, जैसे ओपोजिशन और सरकार के बीच में ना टकराव बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जैसा कि देखो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच के दौरान देखने को मिला, इतने सारे अपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब ये पॉइंट उतना रेलेवेंट नहीं है, जियोपॉलिटिक्स की बात चल रही थी उस लिहाज से।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल म्यांमार की खराब होती कंडीशन से संबंधित है। देखो फरवरी में ना 3 साल पूरे हो जाएंगे म्यांमार में कू आए, मतलब वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा म्यांमार की मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था 3 साल पहले। उसके बाद देखो जो चुने हुए प्रतिनिधि थे ना, उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने आर्म्ड अपराइजिंग के लिए भी मांग उठाई और अलग से मिलिट्री का अपोज करने के लिए एक फोर्स बनी, पीपल्स डिफेंस फोर्स। तब से लेके अभी तक देखो म्यांमार में ना अशांति है। म्यांमार की जो मिलिट्री है ना, वो रेसिस्टेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अभी ना बहुत सारे ग्रुप्स ने हथियार उठाए हुए हैं म्यांमार में। ये पीपल्स डिफेंस फोर्स तो है ही, इसके अलावा अलग अलग जो एथनिक ग्रुप हैं, उन एथनिक ग्रुप की फोर्सेस हैं, अलग से अराकान आर्मी है, मतलब बहुत सारे आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो म्यांमार की आर्मी के अगेंस्ट हैं और पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे टाउन्स पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार की आर्मी का विरोध कर रहे इन ग्रुप्स ने, जैसे एक टाउन है कलादान का प्रोजेक्ट, इंडिया के लिए काफ़ी फेमस है, जो इंडिया म्यांमार से होकर गुजरता है, तो बीच में एक टाउन आता है पलेटवा टाउन, वहाँ पर भी म्यांमार की आर्मी का विरोध कर रहे ग्रुप्स ने कब्जा कर लिया है। म्यांमार की आर्मी के लिए एक बड़ी चुनौती ये है, वहाँ पे देखो एक एथनिक ग्रुप है, उस एथनिक ग्रुप का नाम है बामर। ये बामर जो एथनिक ग्रुप है ना, ज़्यादातर म्यांमार की मिलिट्री में काम कर रहे सोल्जर इसी एथनिक ग्रुप से आते हैं। बट चिंता की बात म्यांमार की आर्मी के लिए ये है, इवन बामर डोमिनेटेड रीजन्स है ना, वहाँ पे भी रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ये म्यांमार की आर्मी के लिए मोटिवेशन को डाउन करने वाला है। उनको नए रिक्रूट्स नहीं मिल रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए। कुछ दिनों पहले खबर आई थी म्यांमार के 150 सोल्जर्स इंडिया की साइड क्रॉस कर गए अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि बॉर्डर के साथ लगते एरियाज में अपोजिशन फोर्सेस ने अटैक किया था। ऐसी सिचुएशन में इंडिया की डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए? देखो आप चाइना की डिप्लोमेसी देखिए। एक तरफ इंटरनेशनल मंचों पर चाइना ये कहता है कि आप सेंसर मत कीजिए म्यांमार को, म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस मत लगाइए, लेकिन दूसरी तरफ देखो नॉर्दर्न म्यांमार जो है, वहां पे एथनिक ग्रुप्स और म्यांमार की आर्मी के बीच में जो संघर्ष चल रहा है ना, दोनों के बीच में समझौता करवाया चाइना ने और कुछ समय के लिए सीज फायर करवा दिया। चाइना का अभी भी काफी होल्ड है। चाइना का देखो एथनिक ग्रुप्स के साथ में ना अच्छे रिलेशंस हैं और म्यांमार की आर्मी के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो इसी के चलते नॉर्दर्न म्यांमार में चाइना कुछ समय के लिए पीस इस्टेब्लिश करवाने में सफल रहा, लेकिन कब तक ये पीस रहेगी म्यांमार के शान स्टेट में कहा नहीं जा सकता। चाइना देखो बहुत चालू है। म्यांमार के नॉर्दर्न म्यांमार में ना अब ये बहुत सारे जो एथनिक ग्रुप्स रहते हैं ना, अब इस रीजन में ना बहुत सारे लोग क्राइम करते हैं, जैसे चाइना के लोगों के साथ में साइबर ठगी कर ली, ऐसे क्राइम कर लिए। तो चाइना ना इन एथनिक ग्रुप्स के साथ डील करता है कि आप ऐसी एक्टिविटीज को रोकिए। तो चाइना के एथनिक ग्रुप्स के साथ भी अच्छे रिलेशन है, म्यांमार की आर्मी के साथ भी अच्छे रिलेशन है। अब इंडिया को देखो ये चाहिए, इंडिया भी इस बात को कंसिडर करे कि म्यांमार की आर्मी वैसे काफी समय से बोल रही है कि हम इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है, इसलिए इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो पाए हैं। अभी सू की जैसी देखा कोई बढ़िया स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है म्यांमार में, फिर भी लोग विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब लोग तंग आ चुके हैं मिलिट्री से पूरी तरह से। तीसरी चीज, अभी म्यांमार बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। बताया ना, कुछ एरियाज में मिलिट्री का कब्जा है, ज्यादातर एरियाज में, कुछ एरियाज में एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस का कब्जा है, कुछ एरियाज में पीपल डिफेंस फोर्सेस का कब्जा है। तो ना इतना फ्रेगमेंटेड है आज के समय में म्यांमार। तो इंडिया को ना ये सारी सिचुएशन कंसीडर करते हुए चाइना की तरह प्रोएक्टिवली अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए म्यांमार को लेके। इवन म्यांमार के जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको भी उनके साथ में एंगेज करना चाहिए। और एक चीज देखो, जैसे ना आसियान में म्यांमार का नेबर है थाईलैंड। थाईलैंड ना म्यांमार की ऑर्गेनाइजेशंस को होस्ट करता है, इवन रिबल ऑर्गेनाइजेशंस को उनके साथ एंगेज करता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो म्यांमार के अंदर डिस्प्लेस हुए हैं। बट इंडिया ये सब काम नहीं करता, इस डर से कि हमने अगर ऐसा किया तो कल को ना नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को कर्व करने के लिए म्यांमार की मिलिट्री हमारा साथ नहीं देगी। देखो ये बात सच भी है, लेकिन इंडिया को ना थोड़ा और डिटेल में जाते हुए अपने पत्ते खेलने चाहिए, ताकि कल को अगर म्यांमार में कोई परिवर्तन होना, ऐसा ना हो कि इंडिया को पता भी ना लगे चेंज आ गया और चाइना हमसे ज्यादा लीड ले गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने म्यांमार से संबंधित डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब तो देखो क्वेश्चंस भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं।
पहले आप प्री के क्वेश्चंस देख लीजिए। ये यूपीएससी ने 2020 में पूछा था आधार से संबंधित। आधार देखो वन ऑफ फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। आधार से संबंधित 3-4 क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछे हैं और इस साल भी पूछ सकता है किसी भी फैक्ट से संबंधित। ये यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और आंसर मन में सोचिए। मेंस के ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक तो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम से संबंधित और दूसरा म्यांमार से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। अब मैं प्री के क्वेश्चंस के आंसर आपको बता देता हूं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर है 2 यानी 2 and 4 और इस क्वेश्चन का आंसर डी है। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, नाइदर 1 नो 2। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।